हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो इस Q3 एनालिसिस में आज हम बात करने वाले बायोकॉन लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम बायोकॉन के Q3 रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे और उसके बिजनेस के बारे में बताएंगे और आपको लास्ट में हमारा ओपिनियन बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। सीधे हम चलेंगे बायोकॉन के हाइलाइट्स के बारे में। जैसा कि अगर आप देखेंगे बायोकॉन के Q3 FY21 के रेवेन्यू 1880 करोड़ रुपीज़ रहे, जो कि 7% ज़्यादा है। एबिटा उनका 427 करोड़ रहा है और नेट प्रॉफिट यहाँ पे 169 करोड़ रहा है। बायोसिमिलर्स जो उनकी एक सब्सिडरी है उसका रेवेन्यू यहाँ पे 769 करोड़ रहा है और रिसर्च एंड सर्विसेज से यहाँ पे करीबन जो बिजनेस हुआ है वो 585 करोड़ का हुआ है। जेनेरिक्स जो कि एक और उनका सेगमेंट होता है वो डाउन है 561 करोड़ से। अभी हम सबसे पहले कुछ और बात करने से पहले सबसे पहले मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट ने क्या कमेंट किया है वो देख लेते हैं। इनकी जो चेयरपर्सन और CEO है किरण मजुमदार शॉ, उन्होंने कहा है कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फॉर Q3 FY21 इंक्रीज 7% YoY बेसिस, driven by 13% growth in research and services and 11% in biosimilar segment. EBITDA for the quarter stood at 427 crore and net profit was at 169 crore. Our EBITDA margin stood at 31%. The two recent investments of USD $225 million in Biocon Biologics by Goldman Sachs and ADQ endorsed the value creation of our biosimilars business. These investments augur well for our business and will enable to invest in expanding our research and manufacturing capacities across the segment. The recent launch of tacrolimus capsules in the US as well as the approvals in the most of the world markets for insulin aspart and bevacizumab and trastuzumab biosimilars will also prove the way for expanding our business in future. 2020 has been one of the most challenging years of the world with unprecedented pandemic impact on the global economy. We continue to face headwinds across operational, regulatory and commercial functions which have been deterrents to our planned market expansions. However, we expect normalization by the next fiscal. देखिए, यहाँ पे मैनेजमेंट ने जो बोली है वो बात मैं उसको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे जो मेन उनका बिजनेस ग्रोथ देखने को मिला है वो बायोसिमिलर्स और रिसर्च सर्विसेज से मिला है। उसी के अलावा जो दो इन्वेस्टमेंट हुए थे इनकी एक सब्सिडरी में बायोकॉन बायोलॉजिक्स में गोल्डमैन सैक्स और ADQ ने जो किया था उसके कारण यहाँ पे काफ़ी वैल्यू अनलॉकिंग मिली है और शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएशन देखने को मिला है। अभी यहाँ पे मैनेजमेंट ने बोला 220 एक बहुत ही चैलेंजिंग ईयर था बट दे एक्सपेक्ट नॉर्मलाइजेशन इन 221। तो इसी के साथ यहाँ पे मैनेजमेंट ने अपने एक कमेंट्स पास किए। कमेंट्स में कुछ ज़्यादा खास नहीं बताया गया कि कैसा बिजनेस रहने वाला है और क्या रहने वाला है। बिजनेस के बारे में बातें नहीं बल्कि ग्लोबल सिचुएशन के बारे में बात ज़्यादा की गई है। कुछ इनको अप्रूवल्स मिले US के मार्केट के थ्रू, तो वहाँ पे यहाँ पे एक बिजनेस ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर अब हम डिटेल्ड एनालिसिस करें तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो Q3 के रेवेन्यू जो रहे हैं वो करीबन 1880 करोड़ रुपीज़ रहे हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में पिछले साल 1753 करोड़ थे और वहीं पे EBITDA 427 करोड़ था और जो पहले EBITDA था वो 480 करोड़ था। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो 169 करोड़ था और पहले 206 करोड़ था। वहीं पे Q3 FY21 नेट प्रॉफिट अगर हम उससे कंपेयर करते हैं Q3 FY20 से, तो यहाँ पे करीबन 203 करोड़ रहे। कोर EBITDA मार्जिन आप 31 करोड़ माने, मतलब अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे हर तरफ से EBITDA और नेट प्रॉफिट फ्रंट पे कंपनी ने खराब परफॉर्म किया है। अब अगर हम सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं तो अगर आप देखेंगे रेवेन्यू पर जो यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है वो YoY बेसिस पे ही दिया है, यहाँ पे Q-on-Q बेसिस पे कंपैरिजन नहीं दिया है। उसी के अलावा अगर मैं बात करूँ EBITDA मार्जिन जो कि हम सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं वो भी खराब रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 34% से 31% रह गए और Q3 में मेरे को ये मानना है कि एक्सपेंसेस कम हुए होंगे लेकिन फिर भी यहाँ पे मार्जिन्स यहाँ पे कम होते दिखाई दिए। तो ये सब चीज़ें हो गई है। अगर आप और जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ EBITDA ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। हर तरफ से अगर आप देखेंगे 17% प्रॉफिट कम हुआ है, EBITDA यहाँ पे करीबन 11% कम हुआ है। वहीं पे अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो 8% बढ़ा है, जिसमें से भी दो सेगमेंट बायोसिमिलर्स और यहाँ पे रिसर्च सर्विसेज ने ग्रोथ दिखाई है, बाकी सब में डिग्रोथ दिखाई दी गई।
अभी उसी के अलावा जो कि एक अनाउंसमेंट है, प्रोफेसर पीटर पायट एमडी पीएचडी डायरेक्टर एट लंडन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड द हांडा प्रोफेसर ऑफ ग्लोबल हेल्थ हैज़ जॉइंड द बोर्ड ऑफ बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड. ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. उसी के अलावा जो क्रिस्टियन है वो स्टेप डाउन एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड and has also ceased to be a member of board of Biocon Biologics Limited. This decision was taken due to professional differences with the chairperson on the strategic priorities and the vision of the company. Her last working day as a CEO would be 28 Feb 2021. उसी के अलावा यहाँ पे डॉक्टर अरुण चंदवाकर, member of the board of the Biocon Biologics, will be the new managing director for the period. And Mr. Kiran Mazumdar-Shaw will be executive chairperson of Biocon Biologics Limited. तो ये जो उनकी सब्सिडरी थी उनके बारे में यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट में बदलाव आए हैं. अभी अगर हम देखते हैं हाइलाइट्स के बारे में, जो 9 मंथ FY21 का रेवेन्यू 14% से बढ़ा है. पेशेंट्स बेनिफिटेड ऑन मैट बेसिस यहाँ पे 3.2 मिलियन, करीबन 32 लाख लोग हैं. उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं, कुछ यहाँ पे कंपनी को रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिले जो कि बायोसिमिलर्स में इंसुलिन एस्पार्ट है, बेवाजिकम करके कुछ है जो नेशनल फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी एजेंसी मलेशिया से मिले हैं. उसके अलावा उन्हें कुछ मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अप्रूवल मिले हैं. यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने कुछ अप्रूवल्स दिए हैं, फिर US FDA ने अप्रूवल दिए हैं. उसी की बात अगर हम देखें, 100 पेशेंट्स आउट ऑफ 300 हैज़ एनरोल्ड फॉर इन फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर सम मेडिसिन. तो कुल मिला के यहाँ पर रेगुलेटरी और क्लिनिकल अप्रूवल्स की बात हो गई. जैसा कि मैं आपको इंपॉर्टेंट इवेंट बताता आ रहा हूँ कि वैल्यू अनलॉकिंग जो सबसे ज़्यादा हुई है वो आबू धाबी बेस्ड एक कंपनी है ADQ. उसने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया था 555 करोड़ का फॉर 1.8% माइनॉरिटी स्टेक, वैल्यूइंग बायोकॉन बायोलॉजिक्स एट 4.17 बिलियन. उसी के बाद गोल्डमैन सैक्स ने एक इन्वेस्टमेंट किया था $150 मिलियन का, जो कि डिबेंचर के थ्रू किया था. तो ये सभी चीज़ें हो गई है. अगर आप और जानना चाहें तो यहाँ पे जेनेरिक्स और उसके बारे में बात किया है. अगर आप देखते हैं तो जेनेरिक्स एंड API फॉर्मुलेशंस जिसका सबसे ज़्यादा बिजनेस चला था, मतलब अगर आप देखेंगे तो API और जो फॉर्मुलेशन बनाने वाली कंपनीज थी उनका पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा चलन चला था. तो उसके रेवेन्यू की बात करते हैं. उनका जो Q3 रेवेन्यू है 561 करोड़ रहा है, जो कि डाउन है 3% Y-on-Y बेसिस पे. और वहीं पे अगर हम देखें जो 9 मंथ रेवेन्यू है वो भी 7% यहाँ पे अप है. उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं अदर डेवलपमेंट्स, तो यहाँ पे कुछ और चीज़ों के अप्रूवल्स मिले हैं. और नोवेल बायोलॉजिक्स जो एक नया इनका सेगमेंट है, इक्विलियम आवर US बेस्ड इज मेकिंग स्टडी प्रोग्रेस इन द फेज 1B क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर सम मेडिसिन इन द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ acute graft versus horse disease. The overall phase 1B top line data is expected during the first half of 2021. तो कुल मिला के कुछ बिजनेस सेगमेंट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है. अभी अगर हम रिसर्च सर्विसेज की बात करें, जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, वो है 13% रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है. 9% यहाँ पे Y-on-Y बेसिस 9 मंथ के लिए मिला है. एंड दे हैव एंटर्ड इनटू सम कोलैबोरेशन विद 3DC जैसे डीयरफील्ड डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट फॉर प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड ड्रग डिस्कवरी प्रोजेक्ट. और इसी के साथ यहाँ पे उन लोग ने हैदराबाद फैसिलिटी में कुछ एक्सपेंशन से ऐड किए हैं कुछ 90 साइंटिस्ट के साथ. तो ये सारी चीज़ें रही है. मतलब अगर मैं आपको बात करूं तो ओवरऑल जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो म्यूटेड रही है, कुछ खास नहीं रहा है. और जो मैनेजमेंट का आउटलुक दिख रहा है वो एक नॉर्मलाइजेशन ही दिख रहा है. अगर आप देखेंगे शेयर परफॉर्मेंस भी यहाँ पे करीबन 6 महीने में शेयर वो वहीं का वहीं चल रहा है, 400 से 450 के बीच में ट्रेड होता हुआ है. और बायोकॉन बायोलॉजिक्स से अभी इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है वो एक अच्छी खबर है. तो वही एक की इवेंट है. उसी के अलावा अगर कोई बड़े USFD अप्रूवल जाते हैं कंपनी को या फिर और कहीं पे भी क्लिनिकल अप्रूवल्स देखने को मिलते हैं तो एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है. लेकिन अभी के लिए हमारी राय रहेगी कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इसे ना लें. और इसमें अभी जो रिजल्ट्स हैं जो आप देख रहे हैं वो थोड़े ख़राब ही रहे हैं. तो इस कारण आपको शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे एक स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी, करीबन 2 से 3% की. ओवरऑल हमारा यहाँ पे कुछ भी मतलब अभी कमेंट कर पाना शॉर्ट टर्म के लिए गलत होगा. लेकिन हमारा ओवरऑल जो टारगेट है वो FY21 के लिए 500 रुपये का है. इसमें हम बोलेंगे आपको, अगर आपको फार्मा कंपनीज में लगाना है तो हमारी राय रही कि आप लुपिन में लगाएं. अभी लुपिन में क्यों लगाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि लुपिन के करीबन 3 से 4 अप्रूवल्स पेंडिंग है.
और अभी एक एलेम्बिक फार्मा की कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बोला है कि यूएस एफडीए वाले लोग जो इंस्पेक्शन करते हैं, जो अप्रूवल देते हैं, वो लोग इंडिया में अब 6 महीने के अंदर अंदर आने लग जाएंगे। पैंडेमिक के कारण वो लोग नहीं आ रहे थे, तो उस कारण अप्रूवल्स पेंडिंग थे। तो अभी जैसे ही वो लोग आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, तो गोवा और इंदौर का प्लांट जो है लुपिन का, अगर उसका अप्रूवल मिल जाता है तो आप मान के चलिए स्टॉक 1100 से 1500 रुपये हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं हमारे लुपिन के बारे में और, तो हमने जो एक लुपिन का लास्ट वीडियो बनाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी बायोकॉन के शेयर होल्डर्स के साथ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।